हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो कि है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हम इसे कवर करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हम इसे कैसे कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, उसके माध्यम से इसे हम कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे, जैसे कि हमने पिछले जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसमें भी लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चूँकि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो इससे बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन पुटअप नहीं हुए हैं हाल के वर्षों में सीटेट में, लेकिन जो भी अगर पुटअप हुए हैं तो हम उन्हें साथ में चैप्टर 2 के साथ में कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं, ये आपकी एक समझ डेवलप करने के लिए ये चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये वीडियो किन किन के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो जिस भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। चूँकि मैं इसे सीटेट फोकस्ड होकर बना रही हूँ तो मैंने इसमें काफ़ी डीप पॉइंट भी लिए हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी डीप में जाकर क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, आप मेरे ऊपर इसलिए विश्वास कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी सीटेट 2 बार दिया है, दोनों बार ही 125+ मार्क्स के साथ इसे क्वालिफाई किया है। ठीक है, एक बार मैंने डीएलएड अपीयरिंग में दिया था, एक बार उसके बाद में, और दोनों बारी मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे, तो मेरे ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये चैप्टर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, थोड़ा सा इसमें एक समझ डेवलप करने की बात हुई है, लेकिन पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें इस पूरी बुक को समझना है तो उसका थोड़ा सा जिस्ट टाइप में इसमें दिया हुआ है कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं इस बुक में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हमारा चैप्टर जो है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मतलब 1000 वर्ष वो कौन से हैं? तो 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। इस पुस्तक में हम यही अध्ययन करने वाले हैं जो क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री है, उसमें 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बात बताई गई कि इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत थे उस समय, तो वैसे ही कुछ स्रोत इस समय भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, जैसे स्थापत्य के माध्यम से हम इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, अभिलेखों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पांडुलिपियों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, इन सब से कोशिश करते हैं, और जो लिखित सामग्रियां होती हैं उनके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो सब तो समान है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है कि इस समय जो प्रमाणित लिखित सामग्री है उसकी संख्या में इस समय ज़्यादा वृद्धि हो गई थी और उसकी विविधता बढ़ गई थी। मतलब जैसे कि हम लोग प्राचीन काल जब पढ़ रहे थे तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रामाणिक लिखित सामग्री नहीं थी जितनी कि आपको इस काल में, जिसे हम मध्यकाल नाम देते हैं, उसमें आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इस समय लिखित सामग्री क्यों बढ़ी? क्योंकि इस समय जो कागज था वो क्रमशः सस्ता होता गया। ठीक है, और क्या क्या परिवर्तन आपको इस काल में देखने को मिलेंगे? तो नई प्रौद्योगिकी मिलेगी, जैसे कि सिंचाई में रहट का इस्तेमाल होना चालू हो गया, कताई में चरखे का इस्तेमाल, और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, आग्नेयास्त्र क्या होते हैं? बारूद वाले हथियार, उनका भी इस्तेमाल आपको इसमें देखने को मिलता है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये है रहट। ठीक है, तो सिंचाई में रहट का इस्तेमाल, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल इस काल में हमें नई प्रौद्योगिकी के रूप में देखने को मिलता है। आगे हम बात करें, हमें कुछ नई फसलें भी देखने को मिलती है। जो लोग बाहर से यहाँ पर आए, ठीक है, उन्होंने इन फसलों से हमको अवगत कराया। ये कौन कौन सी फसलें हैं? आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सब। ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ फसलें ही नहीं लाए, इन फसलों के साथ में ये लोग नए विचार भी अपने साथ लेकर के आए थे। आगे हम लोग देखेंगे इसका, ये जो काल था हमारा 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक, ठीक है, ये काल आर्थिक
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा है। ठीक है, मतलब कि कभी कभी अगर मान लो आपको स्टेटमेंट बना क्वेश्चन दे दे तो आप ये जान पाए, इस वजह से मैंने इसे लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे कि इस काल में क्या हो रहा था। जैसा कि बुक में मेंशन है कि इस काल में काफ़ी जंगलों की कटाई हो रही थी। जंगल जो थे वो काफ़ी क्या हो रहे थे, काटे जा रहे थे। ठीक है, उससे क्या हुआ, जो जंगल में रहने वाले जो वनवासी हैं, वन में रहने वाले जो लोग हैं, वो भी क्या बन गए, कुछ उनमें से क्या बन गए, कृषक बन गए। ठीक है, वो भी खेती बाड़ी करने लग गए। अच्छा, अब जब वो कृषक बन गए तो अब उन्हें क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था या फिर बेगार करनी पड़ती थी अपने मालिक की। बेगार का मतलब होता है बिना मतलब पैसे की मजदूरी, बिना कोई उसका पैसा आपको नहीं मिल रहा है, आपको ऐसे ही मजदूरी करनी पड़ रही है, बेगार उसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस काल में क्या हुआ, जो बताया कि जंगलों की कटाई काफ़ी हुई, तो उससे जो वन में रहने वाले लोग थे वो भी कृषक बन गए, उन्हें कर और बेगार करनी पड़ती थी। आगे अब इससे क्या हुआ, जब वो कृषक बने तो कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे कृषक थे जिनके पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी, और कुछ उनमें से ऐसे थे जिनके पास मवेशी भी थे, और कुछ ऐसे थे जो ये कृषि कार्य करने के बाद में वो दस्तकारी भी करते थे। तो इससे क्या हुआ कि समाज में एक असमानता टाइप की पैदा हो गई कि कुछ लोग जैसे अमीर हो गए जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, है ना, ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, मवेशी थे, कुछ दस्तकारी में अपना उस तरफ भी पैसे कमा लेते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कुछ लोग हो गए वो अमीर हो गए और कुछ क्या हो गए, गरीब हो गए। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज में क्या हो गया, अंतर पैदा हो गया। ठीक है, अब जब समाज में अंतर पैदा हो गया तो समाज में जो जातियां थी, जाति और भी समाज जो है वो कई जातियों और उपजातियों में और बट गया, और भी ज़्यादा ऊंचा नीचा व्यवहार होने लग गया, उनको ऊंचे और नीचे का दर्जा दिया जाने लग गया। अब ये जो दर्जे थे, ये बताया गया कि ये जो दर्जे, ऊंचा और नीचे का जो दर्जे थे, ये स्थायी नहीं थे। मतलब किसके पास कितनी सत्ता है, उसके पास कितने संसाधन हैं और कितना उसका समाज में प्रभाव है, उस हिसाब से ये जो दर्जे है ये बढ़ जाते थे और ये दर्जे जो है वो कम हो जाते थे, ऊंच नीच वाले। ठीक है, और एक ये भी बात इम्पोर्टेंट बताई गई है कि जो एक जाति है, मान लीजिए कोई जाति है, उसका मान लीजिए कोई एक एरिया है, तो उसमें हो सकता है कि उसका दर्जा अलग हो। मान लीजिए यहाँ ऊंचा दर्जा है या इसका दर्जा काफ़ी अच्छा है, और उसी जाति का किसी दूसरे समाज में हो सकता है उतना दर्जा ना हो या कुछ और दर्जा हो। ठीक है, तो ये बात इसमें बताई गई है। आगे बताया गया कि ये जो जातियाँ होती थी, ये जो है वो अपने कुछ नियम बनाती थी। ये जातियाँ अपने ही समाज के सदस्यों के लिए कुछ नियम बनाती थी, जिन नियमों को उसी समाज के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, बड़े बुजुर्ग, उनकी एक सभा होती थी, वो उसे पालन करवाती थी उन नियमों का अपनी जाति के सदस्यों से। ठीक है, अब वो सभा को क्या कहा जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, जाति पंचायत। और कुछ गांवों में यही काम, जो नियम पालन का काम है गांव के लोगों से, वो मुखिया करते थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक ही वर्ड दिया हो गया था, पर्यावास। पर्यावास का क्या तात्पर्य है, तो मैंने ले लिया है, हो सकता है कभी सीटेट में आपको स्टेटमेंट बना के दे दे, तो ध्यान रखना है कि पर्यावास क्या होता है। तो इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। समझ में आया, मतलब किसी क्षेत्र में कैसा पर्यावरण है और वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं उनकी जीवन शैली कैसी है, ये वर्ड यही बताता है, पर्यावास। ठीक है, आगे जो ये काल रहा, जो हमने पढ़ा 700 से 1750 ईस्वी, इस काल में नए धर्मों का आगमन भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि इस्लाम। ठीक है, तो इस्लाम के बारे में बताया गया कि पहली बात तो ये इस्लाम का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 7वीं सदी में। ठीक है, 7वीं सदी में। अच्छा, इस्लाम की एक जो पवित्र
धर्म ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा है? कुरान शरीफ। तो वही बताया गया है कि इसका संदेश 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए भारत पहुंचा था। आपको लग रहा होगा कि शायद इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार स्टेटमेंट में जब यही क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम फिर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने सब पॉइंट लिया हुआ है। ठीक है, आगे बताया कि जो कुरान शरीफ मैंने पहले ही बताया मुस्लिम धर्म ग्रंथ है, आपको पता भी होगा। इसमें अल्लाह के एकमात्र सत्ता को स्वीकार किया गया है। अच्छा, जो ये मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय है, ये 2 भागों में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी। तो इनमें से थोड़ा सा इनका परिचय दिया है कि ये शिया कौन थे। तो जो पैगंबर साहब के दामाद हैं, अली को उत्तराधिकारी मानते हैं इस्लाम धर्म का। मतलब कि जब ये मोहम्मद साहब की जो डेथ हुई तो उसके बाद ये आपस में विभक्त हो गया था मुस्लिम समाज कि उत्तराधिकार के प्रश्न पर। तो जो पैगंबर साहब के दामाद अली को जो मेन उत्तराधिकार मानते हैं वो शिया कहलाए, और जो पैगंबर साहब के जो करीबी थे, मतलब करीबी शिष्य वगैरह है ना, जिनको खलीफा कहते हैं, इनको जो लोग ज़्यादा मानते थे वो सुन्नी कहलाए। और ये खलीफा कौन होते थे? तो इस्लाम धर्म के आरंभिक दौर में इन्हीं को ही नेतृत्व करता माना गया था, खलीफाओं को इस्लाम का नेतृत्व करता माना गया। ठीक है, तो ये बात उसमें मेंशन है तो मैंने बताई। आगे 2 वर्ड और भी मेंशन है, कई बार आपसे पूछा सकता है कि हनफी और शफी क्या हैं। तो ये जो हनफी और शफी है ये इस्लामिक न्याय सिद्धांत हैं, जो एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट हैं थोड़े। तो हनफी और शफी क्या है? इस्लामिक न्याय सिद्धांत, बस इतना ध्यान रखना है। आगे हम लोग आते हैं, हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण बदलाव भी आए इस समय। ठीक है, इस समय हिंदू धर्म में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए, ये जो समय है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव है? तो इसमें नए देवी देवताओं की पूजा बढ़ गई। दूसरी बात क्या हुआ कि इस काल में जब हम देखेंगे तो राजाओं द्वारा बहुत से मंदिरों का निर्माण किया गया, और पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो भी काफ़ी बढ़ा। ठीक है, अच्छा, इनका वर्चस्व क्यों बढ़ा ब्राह्मणों का? इनके संस्कृत के ज्ञान के कारण, ये दिया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, और इन ब्राह्मणों के संरक्षक कौन होते थे? तो जो शासक होते थे वो इनके संरक्षक होते थे। अच्छा, संरक्षक वर्ड एक बार दिया गया है कि इसका मतलब क्या है? तो संरक्षक का मतलब होता है कोई भी प्रभावशाली, मतलब जिसका प्रभाव हो समाज पर, जैसे कि शासक भी हो सकते हैं, कोई धनी व्यक्ति भी हो सकता है, जो क्या करता है? कलाकार, शिल्पकार या विद्वान, अभिजात, ठीक है, इन व्यक्तियों को मदद या सहारा देता है। ठीक है, उसको ही बोलते हैं संरक्षक। हो सकता है कभी आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए, तो इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोग आएंगे राजपूत। ठीक है, राजपूतों का थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है तो मैंने ले लिया। इसमें लिखा है कि जो राजपूत थे इन्होंने 8वीं से 14वीं सदी के मध्य शासन किया था। ठीक है, अच्छा, ये राजपूत कौन थे? तो ये योद्धाओं का समूह था जो स्वयं को क्या बोलते थे? क्षत्रिय बोलते थे। ठीक है, और इनके पराक्रमों का, मतलब इनके पराक्रम का गुणगान किसने किया है? जो चारण या कवि थे उन्होंने इनके पराक्रम को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया है। ठीक है, और एक और बात, क्या सिर्फ राजा या सामंत ही राजपूत होते थे? तो इसमें ये बात बताई गई है सिर्फ राजा या सामंत ही नहीं, सेनापति और सैनिक ये भी कई बार राजपूत होते थे। ठीक है, मतलब इनका एक तरीके से इनके पराक्रम का वर्णन किया गया है। ठीक है, कि ये बहुत क्षत्रिय होते थे तो इनमें काफ़ी पावर होता था, इस टाइप का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कायस्थ। कायस्थ का एक लाइन में वर्णन दिया हुआ है कि यह मुख्यतः लिपिकों और व मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि लिपिकों या मुंशियों का कार्य करने वाली जाति को क्या कहते थे? तो आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो ध्यान रखना है कायस्थ। ठीक है, आगे बताया गया है कि चोल, तुगलक, मुगल ये जो वंश रहे हैं इनमें इन्होंने कई क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, तो
तो आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी तो हम इस बुक को जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तो हम इन सब के बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग देखेंगे गयासुद्दीन बलबन का यहाँ पर जिक्र हुआ है। दिल्ली सल्तनत में हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि इनका शासनकाल बताया गया 1266 से लेकर के 1287, ठीक। और एक बात और भी बताई गई है कि इनकी प्रशंसा में एक प्रशस्ति लिखी गई है, जो कि किसमें है, संस्कृत में, ठीक है। और इनको क्या बताया गया है कि ये एक विशाल साम्राज्य के शासक थे, ठीक है। और इनका शासन कहाँ से, बंगाल से लेकर के गजनी तक, ठीक है। गजनी कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में, वहां तक था। और इनका शासन जो है वो संपूर्ण दक्षिण भारत में भी था। और दक्षिण भारत को किससे, द्रविड़ वर्ड से लिखा गया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में, ठीक है। इसमें एक विवरण इनका दिया हुआ है 1318 ईस्वी का, कि 1318 ईस्वी में इन्होंने एक विवरण दिया। उसमें इन्होंने लिखा कि जो ये देश है, ठीक है, इसमें हर क्षेत्र की भाषा क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अभी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से पूछ ले कि जो अमीर खुसरो का वर्णन है उसमें किस भाषा का जिक्र नहीं है या किस भाषा का जिक्र है, ऐसे आपको 4 दे दे और फिर छांटने को आपसे कहे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा आपको दे सकता है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी और द्वार समुद्री, तेलंगानी, गौड़ी, अवधी, माबारी और हिंदवी, इन भाषाओं का जिक्र है। एक बार पॉज करके इनको अच्छे से समझ के याद कर लीजिए। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, हिंदवी, माबारी, अवधी, गौड़ी, तेलंगानी और द्वार समुद्री, इन भाषाओं का इन्होंने जिक्र किया है। जिसमें से जो द्वार समुद्री बताया गया है कि दक्षिणी कर्नाटक वाले एरिया की भाषा इन्होंने बताई। तेलंगानी को आंध्र प्रदेश वाले एरिया, ये जो हमारा प्यारा भारत है ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया पड़ता है, तो यहाँ की भाषा इन्होंने बताई तेलंगानी, ठीक है। और गौड़ी कहाँ की, ये बंगाल वाले एरिया की भाषा बताई। अवधी पूर्वी यूपी की भाषा अवधी बताई। और माबारी कहाँ की, तमिलनाडु की भाषा बताई। और हिंदवी क्या है, दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, दिल्ली के आसपास का, उसकी भाषा क्या बताई, हिंदवी बताई। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इन्होंने एक बात और भी बताई कि एक जो भाषा है वो संस्कृत है, लेकिन ये किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है कि हमें एक विशेष क्षेत्र बता दें कि यहाँ की भाषा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक प्राचीन भाषा जरूर रही है, ठीक है। और एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया है संस्कृत भाषा के बारे में कि इसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। तो ये बात अमीर खुसरो ने ये सारी बातें कही हैं, ठीक है। और कब, 1318 ईस्वी में ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इतिहास का काल विभाजन। तो इसमें ये बताया गया है कि जो 19वीं सदी के जो मध्य में अंग्रेजी इतिहासकार रहे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा, 3 युगों में बांटा। कौन कौन से युग थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम और एक ब्रिटिश। मतलब इन्होंने इतिहास को सिर्फ एक नजरिए से देखा, वो था धर्म का नजरिया। क्या ऐसा हो सकता है, इन्होंने जो उस समय जो समाज या संस्कृति में हुए परिवर्तनों के आधार पर नहीं बांटा, इन्होंने इतिहास का काल विभाजन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश सिर्फ धर्म को ही एकमात्र परिवर्तन का कारक बनाकर बांटा, ठीक है। इस काल विभाजन को जो है वो आज बहुत कम इतिहासकार ही मानते हैं। अधिकतर इतिहासकार किसे मानते हैं, किस विभाजन को, तो आर्थिक व सामाजिक कारकों के आधार पर जो चेंजमेंट हुए उसके आधार पर मानते हैं ये लोग, ठीक है, जो इतिहासकार हैं, ना कि हिंदू, मुस्लिम या ब्रिटिश जो कि धर्म के आधार पर काल विभाजन है उसे, ठीक है। और इस बुक में हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, मध्यकाल की। आगे देखेंगे, एक और बात इसमें कही गई थी कि मिस्र के एक शिहाबुद्दीन उमरी हैं, ठीक है, उमरी थे, उनके द्वारा एक रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर, ठीक है, इसके अनुसार इन्होंने जो मोहम्मद तुगलक का राज्यकाल है,
ठीक है। उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि इसमें कौन कौन से प्रांत आते थे। जितना एरिया आपको दिख रहा है जिसमें ये सब लिखा हुआ है, ये सब प्रांत आते थे। इन प्रांतों का विवरण थोड़ा यहाँ पर दिया गया है ये, ठीक है। तो आप इन्हें एक बार पढ़ इसलिए सकते हैं कि कभी हो सकता है पूछ ले आपसे कि मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी के अनुसार मोहम्मद तुगलक के शासन में निम्न में से कौन से राज्य आते थे, और फिर आपको ऑप्शन में A B C D 4 लिख के दे दे और फिर कहे कि निम्न में से कौन सा सही है, A B C या A B, इस तरीके से दे सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आप एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से राज्य है, ये एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सिविस्तान, उक्ष, देखिए मैं पढ़ने को कह रही हूँ, बिल्कुल याद मुश्किल है कि हो पाए शायद, लेकिन अगर आप एक दो बार अच्छे से मन लगा कर पढ़ लेंगे तो आप एक बार ऑप्शन से एलिमिनेट जरूर कर पाएंगे, ठीक है। तो सिविस्तान, उक्ष, मुल्तान, कलानौर पंजाब वाला एरिया, ठीक है, लाहौर, समाना, सरस्वती, कुहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र और माबार। मतलब इन्होंने काफ़ी बड़ा एरिया, देख रहे हो आप, ये पूरा एरिया लगभग दिखाया है जो इनके ये दक्षिण भारत तक, बल्कि कि जो इनके साम्राज्य में आता था, किनके में, मोहम्मद तुगलक में। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य के बारे में, दिल्ली सल्तनत में आने वाले प्रांतों के बारे में विवरण किसने दिया है, तो मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी ने, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग आएंगे। अभिलेखागार क्या होता है, तो ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिलेखागार, ठीक है। अच्छा, ये जो पांडुलिपियां होती थी इनका डिस्कशन हम पहले प्राचीन भारत में भी कर चुके हैं, ये हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है। और इन्हीं पांडुलिपियों का जब नकल की गई तो उस समय छापे खाने तो होते नहीं थे, तो क्या हुआ कि एक ही पांडुलिपि की जब अलग अलग लिपि के नकलनवीस ने उनकी प्रति बनाई तो क्या हुआ, उनके मायने भी बदल गए, ठीक है। जैसे कभी कभी पांडुलिपियों में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त की हैंडराइटिंग को अपनी हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो कई बार होता है कि उसके शब्द आपको नहीं समझ में आ रहे, फिर आपने उसको अंदाजा लगा करके लिख दिया। तो वही बात बताई गई है कि जब एक पांडुलिपि को कई लोगों ने लिखा तो एक ही पांडुलिपि के कई सारे अर्थ निकल आए, मतलब कुछ कुछ परिवर्तनों के साथ में, ठीक है। तो ये बात इसमें बताई गई। तो इससे क्या होता है कि जो मूल पांडुलिपि है वो तो हमें आज क्या होता है, बहुत कम ही होता है कि मूल पांडुलिपि मिली हो, लेकिन उसका जो विवरण अलग अलग लोगों ने दिया है तो उस पर ही हमको क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। और तभी हमको एक मूल पुस्तक या मूल पांडुलिपि जानने के लिए हमें उसकी कई प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है, तब हम उसके सार तक पहुंच पाते हैं। ये बात इसमें बताई गई है, ठीक है। अच्छा, ये पांडुलिपियों को एकत्र कौन करता था, इसका भी जिक्र हुआ है। तो धनी व्यक्ति जो होते थे, शासक वर्ग होता था, या मठ या मंदिर वगैरह जो होते थे, वो इन पांडुलिपियों को क्या करते थे, एकत्र करते थे, ठीक। ये सब रखी कहाँ जाती है, पांडुलिपियां और दस्तावेज अभिलेखागार में। और अभिलेखागार के बारे में एक और बात बताई गई है कि आज जितने भी राष्ट्रीय या राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं वहाँ वे अपने तमाम पुराने जो सरकारी अभिलेख होते हैं, लेन देन के ब्यौरे होते हैं, इन सब का रिकॉर्ड रखते हैं अभिलेखागार में, ठीक है। वही बात मैंने जो अभी आपको बताई थी कि एक ग्रंथ की कई प्रतिलिपियां होती हैं और कई अलग अलग व्यक्ति उन्हें लिखते हैं तो उनका मतलब अलग अलग होता है। दूसरी बात एक ये भी होता है कि मान लीजिए कोई ग्रंथ है, उसे किसी व्यक्ति ने उसके बारे में लिखा, मतलब एक ग्रंथ अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए लिखा, ठीक है, लिखा और उसके बारे में उसे इसको चेंज करना है तो उसके थोड़े साल बाद उसने उसी ग्रंथ का चेंजमेंट करके खुद उसी व्यक्ति ने लिखा, मतलब एक ही व्यक्ति ने अपने मूल ग्रंथ में चेंजमेंट करके दोबारा वही ग्रंथ लिखा, ऐसा भी होता था। और ऐसे ही एक ग्रंथ का उदाहरण दिया गया है, ठीक है,
बर्नी के, किसके? बर्नी के। इन्होंने एक 1356 में लिखा और फिर उसी के 2 साल बाद 1358 में लिखा था। और उसी की बात बताई गई है कि इनकी जो ये 1356 मतलब पहले वाली जो पहला जो मूल ग्रंथ है उसकी जानकारी 1971 तक नहीं थी। ठीक है, तो ये सब बातें मेंशन है, इसलिए मैंने इसके नोट्स के फॉर्म में लिख दी, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ बात की गई है लघु चित्र या मिनिएचर की। तो ये क्या होते हैं? तो ये काफ़ी छोटे आकार में बनाए जाते हैं, काफ़ी छोटे आकार में बने चित्र होते थे। ठीक है, मिनिएचर क्या? काफ़ी छोटे आकार के कारण इनको लघु चित्र या मिनिएचर कहा गया। अब इन लघु चित्रों का प्रयोग कई बार, जैसे पांडुलिपि की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको स्पष्टता प्रदान करने में इन लघु चित्रों का प्रयोग किया जाता था। आगे चल के मतलब ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चल के क्या हुआ कि लोग, जैसे पांडुलिपि है उसमें ये बने हुए हैं, तो लोग पांडुलिपियों से इन्हें अलग करके इन्हें बेचने लग गए थे। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। लघु चित्र या इन्हें मिनिएचर भी कहा जाता है इनके बारे में। आगे हम लोग देखेंगे अरबी या फारसी लिखावट की शैलियाँ। मेन बात ये जो है, ये लिखावट की शैलियाँ हैं कौन कौन सी? नस्तलिक और शिकस्त। शिकस्त और नस्तलिक, ध्यान रखना ये लिखावट की शैलियाँ हैं। ठीक है, हम इनको लिपि भी कह सकते हैं। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी समझाया था, जब हम एनसीईआरटी क्लास 6 कवर कर रहे थे, हमने आपको ये बताया था कि लिपि क्या होती है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए आप कभी कभी व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे तो आप इस तरीके से लिखते हैं। कैसे? आप जैसे लिखते हैं मैं घर, ठीक है, ये ऐसे, मैं घर नहीं आ रहा। ठीक है, आप इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, मैं घर नहीं आ रहा। तो ये जो आपने मैं ऐसे लिखा, तो ये जो है ये आपकी लिपि हिंदी नहीं है, जबकि आपकी भाषा जो है वो हिंदी है और लिपि आपकी कौन सी है? रोमन है। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है ना? भाषा होती है जो हम बोल रहे हैं, उसे लिखने का तरीका जो है, ठीक है, लिखने का तरीका, जैसे एक ही भाषा जो है वो कई लिपियों में लिखी जा सकती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि अब जैसे हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत, तो जब हम संस्कृत लिखते हैं तो उसको हम एक तरीके से उसके जो लिखने का ढंग है, अगर हम उसे पढ़ें तो अगर हमें हिंदी आती है तो हम संस्कृत को पढ़ पाएंगे, क्योंकि हिंदी की तरह ही है लिपि इसकी। मतलब हिंदी जो है, जो इसकी हिंदी की तरह, मेरा कहने का मतलब देवनागरी लिपि है। ठीक है, हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो अगर हमें हिंदी आती है तो हमारे लिए संस्कृत पढ़ना आसान है। तो वैसे ही जो ये नस्तलिक और शिकस्त लिपि है, ये अरबी व फारसी जिनको आती है, ठीक है, वो इसे पढ़ पाएंगे, नस्तलिक और शिकस्त लिपि को। और ये क्या है? लिखावट की शैलियाँ हैं। ये मैं देख रही थी कि आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें भी ये पूछा गया था कि नस्तलिक क्या है। तो ये लिखावट की शैली है और किससे प्रेरित है? अरबी और फारसी। तो ये पूछा गया था कि किस भाषा की है, तो फारसी उसमें दिया गया था एक ऑप्शन। ठीक है, आगे जो नस्तलिक लिपि है इसे पढ़ना आसान है, जबकि शिकस्त, जो देखिए ये जो नस्तलिक लिपि है ये इसे पढ़ना आसान है, जबकि जो शिकस्त है वो अधिक सघन होती है और इस संक्षिप्त होती है और इसे पढ़ना क्या होता है? कठिन होता है। जैसे कि अगर हम आज की संस्कृत की बात करें और जो प्राचीन संस्कृत है, लेकिन जो प्राचीन संस्कृत उसे पढ़ना काफ़ी कठिन है। ठीक है, जो वैदिक संस्कृत है। आगे हम लोग देखेंगे समय के साथ भाषाएं बदलती हैं। समय के साथ भाषाएं बदलती, मतलब जो मध्यकाल की फारसी थी और जो आज की फारसी है वो डिफरेंट है। जो वैदिक संस्कृत थी और जो आज की संस्कृत है वो डिफरेंट है। तो व्याकरण तो बदलता ही है, शब्द भंडार भी बदलता है और शब्दों के अर्थ भी बदलते हैं। जैसे कि इसमें हिंदुस्तान शब्द का एक उदाहरण दिया गया है कि जो हिंदुस्तान शब्द है ये आज हम इसका बहुत राष्ट्रीय अर्थ में प्रयोग करते हैं, भारत के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जबकि अगर हम 13वीं सदी की बात करें, जो फारसी इतिहासकार थे मिन्हाजे सिराज, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? पंजाब, हरियाणा और यमुना गंगा के बीच जो स्थित इलाके थे, समझ में आया ना, उसके लिए किया था। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपना प्यारा भारत ऐसे बनाएं, ये ऐसे करके अगर ये बना, तो ये वाला जो एरिया था,
ठीक है, इसके लिए इन्होंने मेनली शब्द का प्रयोग किया था। अगर राजनीतिक अर्थ में देखें तो इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार के क्षेत्र में सम्मिलित इलाके थे उसके लिए मिन्हाज सिराज ने 13वीं सदी में यूज किया था हिंदुस्तान वर्ड। और इसमें इनके जो हिंदुस्तान वर्ड था इसमें दक्षिण भारत सम्मिलित नहीं था। जबकि वहीं हम 16वीं सदी में बात करें तो जो बाबर है उसने इस उपमहाद्वीप के जो भूगोल है, पशु पक्षी हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, इनकी संस्कृति का वर्णन करने हेतु इस शब्द का प्रयोग किया था। और कुछ ऐसा ही प्रयोग 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने अपने शब्द हिंद में किया था। मतलब यहाँ के लोगों का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और आज इसका अर्थ भारत के अर्थ में प्रयुक्त होता है कि राष्ट्रीय अर्थ देता है हिंदुस्तान, ठीक है, जबकि तब ऐसा नहीं था। आगे हम लोग देखें, विदेशी, एक वर्ड विदेशी भी बताया गया है कि विदेशी का अर्थ आज जो हम लोग लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। जबकि मध्य युग में क्या था कि अगर किसी गांव में, मान लीजिए कोई गांव है, उसमें अगर कोई अनजाना व्यक्ति आया है तो उसको भी हम विदेशी कहते थे, चाहे वो गांव के बाहर का ही हो, जस्ट मतलब है तो भारत ही देश का ना, लेकिन हम उसे विदेशी बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इन्हीं लोगों के लिए आज हम परदेसी शब्द यूज करते हैं हिंदी में और फारसी में अजनबी शब्द, ठीक है। तो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो उसको मध्य युग में क्या बोलते थे, विदेशी बोलते थे। मान लीजिए तब ये होता था कि अगर मान लीजिए कोई गांव में कोई कुछ लोग रहते हैं, वहाँ एक जो व्यक्ति है वो भी रहता है जो शायद इन लोग की संस्कृति से भिन्न भी है, लेकिन उस गांव में रहता है तो उनके लिए अनजाना नहीं है, इसलिए वो विदेशी नहीं है। और कोई भी चाहे भारतीय देश का हो, चाहे थोड़ी दूर का हो इनके गांव के, लेकिन अगर वो आया तो वो विदेशी हो गया, क्योंकि उनके समाज या संस्कृति का हिस्सा वो नहीं है, उसे वो नहीं देखते हैं। आगे देखिए, अल अदरीशी और गुलाम द लिस्ले के 2 मैप दिए गए हैं, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अल अदरीशी कौन है, अरब भूगोलवेत्ता है, ये इन्होंने मैप दिया था, ठीक है, भारत का। इन्होंने, इनके बारे में बस इतना बात ध्यान रखनी कि इन्होंने 1154 ईस्वी में ये मानचित्र बनाया और ये अरब भूगोलवेत्ता थे। और इन्होंने अपने मैप में दक्षिण भारत उस जगह दिखाया जहां हमें आज उत्तर भारत दिखता है, और इन्होंने श्रीलंका द्वीप को भारत के नीचे ना दिखा करके कहाँ दिखाया, ऊपर साइड दिखाया था, ठीक है। और इन्होंने जो नाम दिए मैप पे, जो भी नाम दिए, जैसे कि देखिए नाम दिए दिख रहे हैं, ये सब अरबी भाषा में दिए। और इन्होंने जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है उसको कन्नौज के नाम से अपने मैप में दिखाया था, ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे गुलाम द लिस्ले, गुलाम द लिस्ले जो थे ये कौन थे, फ्रांसीसी मानचित्रकार, ठीक है, ध्यान रखना। अल अदरीशी कौन थे, अरबी। उन्होंने 1154 में मानचित्र बनाया और इन्होंने 1720 में। और इनका मानचित्र देखिए काफ़ी आज के मानचित्र से जाना पहचाना लगता है। और इन्होंने जो समुद्र तटीय इलाके हैं इसका बहुत बारीक विवरण दिया, जितना कि उन्होंने जो ये गंगा घाटी वाला एरिया है, उत्तर भारत वाला या भीतरी इलाके वाले एरिया की बात करें, उतना बारीक ब्यौरा इन्होंने नहीं दिया जितना कि समुद्र तटीय इलाकों का। और इस मैप का यूज़ जो यूरोप के नाविक व व्यापारी थे वो समुद्र यात्रा के लिए करते थे, ठीक है। और जिसमें ये मानचित्र बना है उस एटलस का क्या नाम है, नूवो। तो ध्यान रखना है इतनी सारी बातें गुलाम द लिस्ले के अनुसार। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने बताया इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो इतने ज़्यादा आपको क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि ये समझ विकसित करता है इसलिए आपको ये देखना चाहिए। जो भी अगर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में के साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।